प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRNBJNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, खम्मम। आज हम हमारे प्रश्न पत्र में व्याकरण से संबंधित और एक अंश को देखेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ नियोजन भी देना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा वीकेंड भी है और आप भी थोड़ा बहुत काम कीजिए। इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा नियोजन भी लेके आई हूँ। इन दोनों को आज हम देखेंगे, क्योंकि बेटा व्याकरण में जो है आपको जितने भी अंक हैं वो उतने सारे अंक हम पा सकते हैं, है ना। मैंने वहाँ पर जैसे कि आप एक निबंधात्मक प्रश्न लिखिए, अगर उसमें इधर उधर कुछ हो गया तो 10 मार्क्स 15 मार्क्स के लिए हमें 8-9 तक मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। व्याकरण की तो लाभ यही है कि उसमें जो प्रश्न किया जाता है, अगर उसका सही उत्तर दे दिया तो हमारा फुल मार्क्स हमें मिल सकते हैं, है ना। इसलिए हमारे यहाँ इस सत्र में हमारे लिए एक विशेष तरह का प्रश्न होता है। देखिए वो क्या है, उसको हम कहते हैं बोधगम्य गद्यांश। का बेटा बोधगम्य गद्यांश, जैसे कि अंग्रेजी में आप शायद जानते हैं इसको कि पैराग्राफ क्वेश्चन, मतलब वहाँ पर एक गद्यांश दिया जाता है और उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले उस गद्यांश को पढ़ना चाहिए पूरी तरह से। पढ़ने के बाद उसके नीचे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश में मिल सकता है। कभी कभी प्रश्न सीधा होता है तो कभी घुमा फिरा कर भी दिया जाता है ना। इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहती हूँ और उसके बाद जो भी मैं प्रश्न आपको देना चाहती हूँ कि निबंध के रूप में नियोजन के रूप में, वो भी हम देखेंगे। ओके बेटा, मैं और कहीं से बाहर से कोई विषय लेकर उसमें से प्रश्न बनाना ये मैं उचित नहीं समझी। इसलिए हमारे ही सिलेबस के एक महान कवि हैं, आधुनिक कवियों में महान कवि हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। उनके जीवन से संबंधित कुछ विशेषताओं को ही एक गद्यांश के रूप में मैंने तैयार किया और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी दी थी। तो पहले हम गद्यांश को समझेंगे। इस गद्यांश को समझने में लाभ क्या है कि हमारे लिए कि एक कवि के जीवनी के भी बारे में हम जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में इस गद्यांश में क्या दिए गए। बेटा फिर से मैं कह रही हूँ, ये कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है। इतना मात्र लिखने से 2 मार्क्स मिल सकते हैं, 1 या 2 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन 15 मार्क्स के लिए ये काफ़ी नहीं होगा। मैं केवल इतना बड़ा जीवनी जो उनके बारे में लिखी थी उनमें से एक आध लाइन यहाँ लेके आई हूँ मैं। ओके, तो सुनिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ, है ना। फिर से पढ़ते हैं, सुनिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। बात तो आपको सब समझ में आ गई होगी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है, आपका जन्म 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिला, बिहार राज्य है, वहाँ पर मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में आपका जन्म हुआ था। भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई।
फिर से पढ़ते हूँ, मैं फिर से बोलना चाहती हूँ बेटा, आप ध्यान से सुनिए कि यह कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये इतना मात्र लिखने से हमें कवि का परिचय कंप्लीट नहीं होता है ना। तो मैं उधर से एक लाइन लेकर एक गद्यांश बनाई थी मैं। ये पूरी जीवनी तो उनके जीवनी ही 10-15 स्लाइड्स में मिलता है ना। तो इतने आसानी से कंप्लीट नहीं हो पाता वो, है ना। तो पहले इनका जन्म बताया, और क्या है, भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई है। दिनकर जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया है। वे हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के कुशल ज्ञाता थे। ज्ञाता का मतलब क्या है, ज्ञानी, माने इन सब भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति। ये कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी? कि हिंदी, बांग्ला, बंगाली भाषा जिसको कहते हैं ना, संस्कृत है, उर्दू है, और अंग्रेजी, इंग्लिश, इन सब भाषाएं आप जानते हैं। वे भारतीय संस्कृति के आराधक थे। आराधक माने पूजा करने वाला, पुजारी। किसकी पुजारी हैं आप? भारतीय संस्कृति के आराधक थे। और देखिए आपके बारे में और क्या कहा गया है कि उर्वशी काव्य के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सरकार ने आपको पद्म भूषण उपाधि दी, लेकिन पद्म भूषण अलग है, ज्ञानपीठ अलग है। ज्ञानपीठ जो है अपने रचनाओं के लिए दिया जाता है, तो उर्वशी काव्य के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके संस्कृति के 4 अध्याय रचना में इतिहास एवं संस्कृति संबंधी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है। माने दिनकर जी का एक महान पुस्तक है, उनकी रचना है, वो है संस्कृति के 4 अध्याय। पुस्तक का नाम क्या है बेटा? संस्कृति के 4 अध्याय। इस पुस्तक में, इस रचना में किस किस के बारे में बताए गए हैं कि इतिहास एवं संस्कृति संबंधी दृष्टिकोण, माने भारतीय इतिहास कैसा था, भारतीय संस्कृति कैसी थी, उसका विकास कैसे हुआ, कभी कभी पतन कैसे हुआ, जब यह लड़खड़ाया गया, फिर से किसके बल पर उठा, किस तरह चल रहा है भारतीय संस्कृति, इन सब विषयों की चर्चा जो है हमारे दिनकर जी के संस्कृति के 4 अध्याय रचना, आपकी प्रमुख रचना मतलब संस्कृति के 4 अध्याय, इस रचना में इतिहास एवं संस्कृति संबंधी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है। उनका निधन सन, बताइए कितना है वो? 1974। हाँ, किसी ने मुझसे यह भी पूछा कि मैडम एक बार गिनती बताइए। ज़रूर बेटा, आपके लिए मैं तो तैयार कर रही हूँ, अभी अगले या और कोई क्लास में मैं ज़रूर आपको गिनती भी प्रस्तुत करूँगी कि 1 से 100 तक की संख्याएँ जानने से गिनती आ जाती है। उसके बाद 1000 होगा, लाख होगा, करोड़ होगा, और 1/2 इनको क्या कहना है ना, आधा, पाव, सवा, साढ़े, है ना, पौने, इन सब का भी मैं अलग से, उसके लिए अलग से एक क्लास में स्लाइड्स बता के मैं आपको बता देती हूँ। ओके बेटा, स्लाइड्स तो तैयार कर रही हूँ अभी, इसके बाद उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ओके, तो आपका निधन जो है 1974 में हुआ। ये हुआ पैराग्राफ, क्योंकि थोड़ा बड़ा था इसलिए 2 स्लाइड्स में इसको ले आना पड़ा, है ना। बात आपको समझ में आई है ना कि यहाँ पर क्या है, उनके जन्म, पद्म भूषण उपाधि, ये सब दिखाए गए हैं, और वे कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। और यहाँ जो है उर्वशी काव्य के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और संस्कृति के 4 अध्याय आपके रचना है, तो इसमें संस्कृति संबंधी दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया गया है, और उनके निधन के बारे में भी बताया गया है। ये हुई एक गद्यांश, माने पैराग्राफ, है ना, ये हुई एक पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न कैसे होंगे,
देखिए यहाँ पर दिया गया है कैसे होंगे प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ, है ना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है, पहले स्लाइड में जाना है ना। हाँ चलिए चलते हैं। क्या लिखा गया है इधर, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन, हाँ बताइए, 1908 में, है ना, बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ। माने ये जो फर्स्ट लाइन है यह पूरा उस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। जब ऐसा बोधगामी गद्यांश और उसके नीचे प्रश्न दिए जाते हैं, आपको पब्लिक परीक्षा लिखते समय क्या करना चाहिए कि प्रश्न पूरा लिखना चाहिए। आप ऐसा मत कीजिए कि 1 2 3 ऐसा मत लिखिए, प्रश्न लिख लीजिए। 3 घंटे का समय होता है ना, खाली बैठ के क्या करेंगे, 2 घंटों में कंप्लीट कर दिया, कापी वहाँ फटक दिया और बाहर चले गए, ऐसा नहीं करो, है ना बेटा। हमें क्या करना चाहिए, ठीक तरह से बोधगम्य गद्यांश करके मेन हेडिंग रखिए और उसके बाद जो भी गद्यांश दिया गया है उसको 3-4 बार पढ़िए। मैं तो आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा आसानी ही बनाई हूँ, लेकिन थोड़ा इधर उधर का हुआ तो भी एक आध बार पढ़ लीजिए। पहले पढ़ने से हमें इसका उत्तर का, वो जो प्रश्न दिया गया है उसी पैराग्राफ में होगा, उसी गद्यांश में होगा उस प्रश्न का उत्तर। तो और एक बार देख लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, वहीं कहीं पर मिल जाता है आपका उसका उत्तर, है ना। तो लिखते समय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जानने से कुछ नहीं होगा, जो भी हम अपने पेपर पर रखते हैं, माने उत्तर पुस्तिका में जो भी लिखते हैं उसी के हिसाब से हमें मार्क्स मिलते हैं। जो भी पढ़ाई करते हैं ज्ञान भी प्राप्त करना है, साथ साथ अंक भी प्राप्त करना है ना, मार्क्स भी मिलना चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रश्न पहले लिखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ, प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखने के बाद ऊ लिखिए या ए लिखिए, ऊ माने उत्तर, ये माने आंसर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऊ या ए लिखकर ये जो आंसर है उसको लिख लीजिए, उत्तर जो है ना। पहला प्रश्न समझ में आ गया ना, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ पूछने पर हमें क्या लिखना है, 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत सरकार की ओर से दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार की ओर से दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, जैसा प्रश्न दिया गया है वैसा ही उत्तर लिखिए। भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, पद्म भूषण, है ना, पद्म भूषण उपाधि पुरस्कार। तो भारत सरकार की ओर से दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ, है ना। भारत सरकार की ओर से दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, उनको किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनको किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, किस काव्य के लिए, पीछे जाना है क्या, देख लीजिए किस काव्य के लिए मिला है आपको, उर्वशी, उर्वशी काव्य के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं बताई थी ना कि इसको जो है रचनाओं के लिए दिया जाता है, उच्च रचना जिसको मानते हैं ना, उस समय में लिखी गई रचना के लिए दिया जाता है। तो उर्वशी जो है आपका महान काव्य है दिनकर जी का, तो इसलिए आपको उर्वशी काव्य के लिए यह कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, उर्वशी के लिए आपको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, ज्ञानपीठ। भारत सरकार की ओर से कौन से पुरस्कार मिले, पद्म भूषण, है ना। आखिरी प्रश्न देखिए, दिनकर जी की प्रमुख रचना क्या है। आप उर्वशी फिर से लिख नहीं सकते
क्यों? क्योंकि उधर अलग से दिया हुआ है ना। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। पढ़िए। संस्कृति के 4 अध्याय, है ना। यह है आपकी महान रचना, संस्कृति के 4 अध्याय। इस रचना के लिए आपको, इस रचना में आपने इतिहास और संस्कृति के बारे में दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, माने जो भी प्रश्न दिए गए हैं, बोधगम्य गद्यांश, इस गद्यांश में जो भी प्रश्न दिया जाते हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहले गद्यांश ठीक तरह से पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए कि एक एक करके प्रश्न लिखना है और उसके बाद उसका उत्तर भी लिखना है। बात समझ में आई है ना बेटा, कि पहले गद्यांश दिया जाता है जो हमें पता नहीं है, कि जिसको हम इससे पहले जानते नहीं, ऐसे गद्यांश दिया जाता है। मैं तो आपको आसानी से समझ में आने के लिए ही मैंने ऐसा दिया, और मेरे पास और भी 10-15 बोधगम्य गद्यांश मैं कलेक्ट करके रखी हुई हूँ। ये सब जो है आपको व्हाट्सएप में भेज दूँगी, या फिर जब भी हम मिलेंगे उस समय आपको इसका प्रिंट भी दे सकती हूँ। लेकिन अब तो स्लाइड्स में बनाने के लिए इतनी ही, और एक है 2 मैंने लाया। ओके, देखिए बोधगम्य गद्यांश के सब प्रश्न अब खत्म हो गए हैं, है ना। और देखिए दूसरा और एक गद्यांश जो है, मैं और एक गद्यांश को भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। इस गद्यांश को भी आप देखिए और ठीक तरह से पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसके नीचे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। अच्छा, तो चलिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको, और उसके बाद आप भी पढ़ लीजिए। चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो महान वीर गाथा काव्य है। छंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो महान वीर गाथा काव्य है। जब आप आदिकाल के बारे में सुनेंगे तब इन बातों को पता चलता है ना। आदिकाल से ही यह बोधगम्य गद्यांश लिया गया है ना। तो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ है महान वीर गाथा काव्य। इसका लेखक, इसके कवि हैं चंद बरदाई जी, है ना। प्रश्न इससे उस तरफ हो सकता है, उससे इस तरफ भी हो सकता है, किसी भी तरह दे सकते हैं प्रश्न। चंद बरदाई कृत प्रमुख रचना क्या है, चंद बरदाई की वीर गाथा काव्य क्या है, वीर गाथा काव्य में महान क्या है, उसके कवि क्या हैं, कवि कौन है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, है ना। उसी तरह नरपति नाल्ह की बीसलदेव रासो वीर गीतों का मुक्तक काव्य है। नरपति नाल्ह की बीसलदेव रासो वीर गीतों का मुक्तक काव्य है। ये दूसरा वाक्य है कि नरपति नाल्ह नामक एक कवि है, उसके द्वारा लिखा गया बीसलदेव रासो, उस ग्रंथ का नाम क्या है, बीसलदेव रासो। यह जो है वीर गीतों का मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य मतलब जो पूरी कथा उसमें नहीं रहता, कहीं कहीं एक कथा होता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। ये सब आदिकाल पढ़ाते समय मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो फिर से यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यह एक गद्यांश है, तो इस गद्यांश को ठीक तरह से पढ़िए आप। नरपति नाल्ह की बीसलदेव रासो वीर गीतों का मुक्तक काव्य है ना। और उसके बाद क्या क्या दिया गया है, अभिनव जयदेव मैथिल कोकिल विद्यापति इस काल के अनन्य महाकवि है ना। अभिनव जयदेव मैथिल कोकिल विद्यापति इस काल के अन्य महाकवि है। माने इस काल के, वे किस काल के बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं। इसलिए मैं वहाँ पर उस जानबूझ कर रखी थी इस काल, है ना। जब आप ये सब पढ़ रहे हैं तब हमें यह भी
ज्ञान होना चाहिए कि किसके बारे में बता रहे हैं, यह भी ज्ञान हमें होना चाहिए। क्योंकि बेसलदेव रासो, चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, ये सब बातें कहाँ पर आएंगे हमारे लिए? आदिकाल में ही, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में ही आएंगे, है ना। तो अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, ये दोनों क्या है? विद्यापति के ही उपाधियाँ हैं, है ना। तो विद्यापति जो है, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव कहलाने वाला विद्यापति इस काल के अन्य महाकवि हैं, है ना। ये भी एक वाक्य हुआ। और वाक्य क्या है? जैन साहित्य एवं लोक साहित्य का विकास भी आदिकाल में हुआ। आदिकाल में और कौन सा? देखिए, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता नहीं चला कि किस काल में हुआ, इसलिए पूरा पैराग्राफ हमें पढ़ना चाहिए। पूरा गद्यांश जब हम पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर ही इसका उत्तर है आदिकाल, है ना। माने थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, सब प्रश्नों के लिए तो करते हैं फिर भी, है ना बेटा। तो मतलब थोड़ा बहुत ध्यान दें, तभी हमें पता चलता है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सा प्रश्न, किस तरह उसका उत्तर हमें प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, जैन साहित्य एवं लोक साहित्य का विकास भी आदिकाल में हुआ। जैन साहित्य एवं लोक साहित्य का विकास भी आदिकाल में हुआ। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैन कवि स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह भी एक वाक्य है। जैन कवि स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर प्रश्न कैसा आ सकता है? अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि कौन है और जैन कवि स्वयंभू की विशेषता क्या है? कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। अगर आपको ये पैराग्राफ देकर प्रश्न पूछिए कहने से आपको ही प्रश्न पूछना भी आना चाहिए। यह भी एक प्रकार का एक्सरसाइज है ना। आप इसका भी अभ्यास कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ ले लीजिए, है ना, उसमें से कितने प्रश्न हो सकते हैं, किस किस प्रकार के हो सकते हैं। उत्तर लिखना आसान है बेटा, प्रश्न करना ही मुश्किल है ना। हाँ, प्रश्न लिख के देखिए कभी कभी। एक गद्यांश ले लीजिए पहले। अगर आप हिंदी में ठीक तरह से ना लिख सकते तो तेलुगु में ले लीजिए, अपने अंग्रेजी में ले लीजिए, लेकिन एक पैराग्राफ ले लीजिए, उसमें कितने किस किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं वो भी देख लीजिए, है ना। वो भी एक प्रकार का अभ्यास हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ पढ़ लिए ना, फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ। पूरा पैराग्राफ देख लीजिए कि चंद बरदाई को पृथ्वीराज रासो महान वीर गाथा काव्य है। नरपति नाल्ह की बेसलदेव रासो वीर गीतों का मुक्तक काव्य है। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, विद्यापति इस काल के अन्य महाकवि हैं। जैन साहित्य एवं लोक साहित्य का विकास भी आदिकाल में हुआ। जैन कवि स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हैं, है ना। ये हुए हमारे लिए गद्यांश। तो इसके लिए प्रश्न कौन कौन से होंगे? देखिए, प्रश्न देखिए, समझ गए ना कौन क्या प्रश्न दिया गया है? चंद बरदाई का महान वीर गाथा काव्य कौन सा है? चंद बरदाई का महान वीर गाथा काव्य कौन सा है? बताइए आप, इसका उत्तर क्या होगा? क्यों पीछे पैराग्राफ में जाना है? नहीं है ना। हाँ, पृथ्वीराज रासो, है ना, पृथ्वीराज रासो। क्योंकि पिछले पैराग्राफ जो है उसमें गद्यांश जो है उसमें दिया गया है कि चंद बरदाई का महान वीर गाथा काव्य है पृथ्वीराज रासो। ओके, वीर गीतों का मुक्तक काव्य कौन सा है और उसके कवि कौन हैं? देखिए, प्रश्न इधर से उधर दिया गया है। देखिए, आप अगर पैराग्राफ में देखना चाहते हैं तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। वीर गीतों का मुक्तक काव्य कौन सा है और उसके कवि कौन है? नरपति नाल्ह की बेसलदेव रासो जो है वह वीर गीतों का मुक्तक काव्य है। माने यहाँ पर उत्तर क्या क्या होगा?
वीर गीतों का मुक्तक काव्य बेसलदेव रासो है और उसके कवि हैं नारापति नाल्ह। इस तरह उत्तर होना चाहिए, है ना। पहला प्रश्न जो है सीधा है, दूसरा प्रश्न थोड़ा इधर का उधर दिया हुआ है। आप इसलिए मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि जो भी पैराग्राफ दिया है, जो भी गद्यांश दिया है, उसको ठीक तरह से पढ़िए। पहले उसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद जो भी प्रश्न दिया गया है उसको एक आध बार चेक कर लीजिए कि कौन सा उत्तर इसके लिए हो सकता है। और लिखते समय हमें क्या करना चाहिए कि पहले जो है प्रश्न लिखना है और उसके नीचे उस प्रश्न का उत्तर लिखना है, तभी ठीक तरह से जो प्रश्न है उसी का उत्तर लिखा है कि नहीं आपको भी पता चलेगा। आप एक लिखेंगे, वहाँ पर लिखे तो एक, उत्तर तो दूसरे प्रश्न का, मार्क गई, है ना। ऐसे में तो अंक नहीं दिए जाते। आप एक लिखे हैं उधर और उत्तर तो दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखा है, इसलिए मेरा तो सुझाव यही है कि पहले प्रश्न लिखिए, उसके बाद उसका उत्तर लिख लीजिए। ओके, हाँ। तो फिर से देखिए प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है? कवि विद्यापति की उपाधियाँ क्या हैं? बता सकते हैं आप बिना पैराग्राफ देखे? मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, है ना। कवि विद्यापति की उपाधियाँ हैं मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव। ये दोनों कवि विद्यापति की उपाधियाँ हैं। अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध कवि कौन हैं? अगला प्रश्न देखिए। अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध कवि कौन हैं? कौन है? जैन कवि स्वयंभू। सही बात है, जैन कवि स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हैं, है ना बेटा। अब समझ में आ गया ना कि हमें जो भी गद्यांश दिया जाता है यह हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें केवल ऊपर एक पैराग्राफ दिया जाता है, नीचे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर ऊपर दिया गया गद्यांश देखकर लिख सकते हैं, आसानी से हमें मार्क्स मिल सकते हैं। जिस प्रकार ज्ञान भी प्राप्त होगा, साथ साथ मार्क्स भी प्राप्त होंगे। ये बहुत आसान प्रश्न है और बहुत ही प्रमुख प्रश्न भी है, इसलिए मैं एक आध बार जोर देकर आपको कह रही हूँ, है ना। जो भी मेरे पास है इसका कलेक्शन मैं आपको ज़रूर भेज दूँगी और व्हाट्सएप में पूरा नोट्स में भेज दूँगी। और ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने कापियों में लिख लीजिए, ठीक है बेटा। और अनुवाद भी इसी तरह हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं निबंध बता चुकी हूँ आपको और अनुवाद भी इससे पहले बता चुकी हूँ। और बोधगम्य गद्यांश माने हमारा जो भी व्याकरण का भाग है वो पूर्ण हो गया। उसी प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास भी हमारे लिए पूरा हो गया, क्योंकि हम आदिकाल देख चुके थे और भक्ति काल भी देख चुके थे, है ना। तो अब क्या देखेंगे कि अब मैं आपके लिए थोड़ा नियोजन माने जो भी पुराने प्रश्न पत्र हैं, है ना, उन पुराने प्रश्न पत्रों में जो भी वाक्य अनुवाद के लिए दिए गए हैं उन वाक्यों को मैं लेके आई हूँ। हिंदी में उनको अनुवाद करना है हमें। वो मैं अंग्रेजी में दी थी और तेलुगु में भी, दोनों एक तरह नहीं दी थी, क्योंकि आप बहुत आसान वाक्य होंगे ये, इसलिए आप चाहे तेलुगु मीडियम के हो या अंग्रेजी कुछ भी मीडियम के क्यों ना हो, आपको क्या करना चाहिए, दोनों वाक्यों को अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप लिख लीजिए, एक पेपर में लिख के फ़ोटो निकाल के मुझे भेज दीजिए, है ना। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो ज़रूर व्हाट्सएप में भी कहिए, या फिर मैं ही उनका ठीक करके उत्तर आपको व्हाट्सएप में भी दे देती हूँ, या फिर फ़ोन भी कर लीजिए, मर्जी आपकी। लेकिन आप प्रयास तो कीजिए, अपने आप कीजिए, कोई गाइड वगैरह मत देखिए। ओके, तो देखिए कौन कौन से हैं इधर, हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। मैं अंग्रेजी में जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तेलुगु मीडियम वाले भी ये सब लिख सकते हैं ना, बहुत आसान वाक्य है ये,
तो जो भी तेलुगु में वाक्य कहा गया है उसको भी आप हिंदी में आसानी से लिख सकते हैं। एक अंग्रेजी का, एक तेलुगु का, एक अंग्रेजी का, एक तेलुगु का, ऐसा मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर किया है, देखिए आप। आर यू रेडी रामू? आर यू रेडी रामू? हिंदी में क्या कहना है इसको? राम क्या तुम तैयार हो? है ना? राम क्या तुम तैयार हो? రాము సిద్ధముగా ఉన్నావా? तेलुगु में ऐसा कह सकते हैं, रामू सिद्धमुगा उन्नावा। उसी प्रकार राम क्या तुम तैयार हो कह सकते हैं। माई पेरेंट्स लिव्स इन द विलेज, क्या समझ में आपको? माई पेरेंट्स लिव्स इन द विलेज, मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। मैं बता रही हूँ, फिर भी आप एक बार इनको देख लीजिए और जो भी मैंने पढ़ाया इसको सुन लीजिए बस। नोट्स लिखते समय या असाइनमेंट करते समय वीडियो को मत देखिए, ओके? अपने आप लिख लीजिए। डोंट वेस्ट टाइम, है ना? डोंट वेस्ट टाइम, हाँ, इसको क्या कहेंगे? సమయమును వృధా పరచవద్దు, है ना? तो इसको हिंदी में भी उसी प्रकार कहेंगे, समय वृथा मत करो या फिर बर्बाद मत करो। समय बर्बाद मत करो, समय वृथा मत करो। आई हैव हिंदी टेक्स्ट बुक, आई हैव हिंदी टेक्स्ट बुक, నా దగ్గర హిందీ పాఠ్యపుస్తకము ఉన్నది। मेरे पास हिंदी किताब है, हिंदी पाठ्य पुस्तक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक दिया हुआ है ना। मेरे पास हिंदी पाठ्य पुस्तक है, मेरे पास हिंदी का किताब है। ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, वह खत लिखता है। वह खत, ही है ना, तो वह खत लिखता है। देखिए अब तेलुगु में दिया हुआ है, ये भी छोटे छोटे वाक्य हैं ना, इनको आप आसानी से हिंदी में अंग्रेजी में लिख सकते हैं, है ना। वारु परिगెత్తుచున్నారు, यहाँ क्या दिया हुआ है? वारु परिगెత్తుచున్నారు, वे दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, परिगెత్తు दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट, पुस्तकमुनु बल्लपై పెట్టుము, क्या दिया हुआ है? पुस्तकमुनु बल्लपై పెట్టుము, किताब को मेज पर रखो, किताब को मेज पर रखो। ఆయన ఎవరు? वे कौन हैं? రాజు బజారుకు వెళ్ళుచూ ఉన్నాడు, రాజు बाजार जा रहा है। हिंदी భారతదేశ రాజభాష, हिंदी भारतदेश राजभाषा, हिंदी भारत की राजभाषा है ना। हिंदी भारत की राजभाषा है। राधा इज लीविंग टुमारो, है ना, क्या कहा गया है? राधा इज लीविंग टुमारो। इसका क्या कर सकते हैं? राधा రేపు వెళ్ళుచున్నది, है ना, राधा రేపు వెళ్ళుచున్నది, तो राधा कल जा रही है, राधा कल जा रही है। रजनी इज माई सिस्टर, है ना, रजनी इज माई सिस्टर। ये क्या समझ में आया आपको? हाँ, रजनी ना सौदरी, वो बड़ी बहन भी हो सकती है, छोटी बहन भी, तो रजनी मेरी बहन है, रजनी मेरी बहन है। कैन यू स्पीक हिंदी, है ना, ये भी एक प्रश्न के रूप में भी अनुवाद करना है हमें, प्रश्न के रूप में भी अनुवाद करना है। तो क्या दिया गया है? कैन यू स्पीक हिंदी, नीवु हिंदीलो माట్లాడగలవా, तेलुगु में ऐसा कहना है इसको। तो इसके लिए हिंदी में क्या कहना है? क्या तुम हिंदी में बोल सकते हो, क्या तुम हिंदी बोल सकते हो, हिंदी में बातें कर सकते हो, ऐसा हम कह सकते हैं। सीता विल गो टू दिल्ली टुमारो, है ना।
अगला वाक्य क्या दिए गए हैं? सीता विल गो टू दिल्ली टुमारो। सीता कल दिल्ली जाएगी, क्योंकि सीता जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सीता कल दिल्ली जाएगी। और क्या है? सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। यह एक नारे के समान सभी जगह हम सुनते हैं ना इस वाक्य को, कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। क्या कहना है? हाँ, जैसे तेलुगु में वैसे ही हिंदी में भी, मानव सेवा ये माधव सेवा। वही बात हम हिंदी में भी कह सकते हैं, मानव की सेवा ही माधव की सेवा है। देखिए, ये जो वाक्य मैं आपके लिए लाई हूँ, ये सब जो हैं पहले प्रश्न पत्रों में दिए हुए प्रश्न हैं, ये उन्हीं को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सूर्युడు तूर्पुన उदయిస్తాడు, तो सनराइजेस इन द ईस्ट बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो इसके लिए क्या कहना चाहिए हिंदी में? सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। और देखिए, सीता पाట పాడుచున్నది, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। తల్లిదండ్రులను గౌరవించవలెను, रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, है ना। तो क्या कहना चाहिए इसके लिए? माता पिता का आदर करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का, वो सब तो गौरविंచవలెను कहा गया है, మనమందరము మన తల్లిదండ్రులను ऐसा नहीं दिया गया है। लेकिन आप अगर मन में आए तो आप यह भी लिख सकते हैं कि हमें अपने माता पिताओं का आदर करना चाहिए, चलेगा, मार्क्स तो मिल जाते हैं ऐसा लिखने पर भी। लेकिन తల్లిదండ్రులను గౌరవించవలెను, माता पिता का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट, बालिक पाठशाలకు వెళ్ళుచున్నది, ऐसा एक वाक्य है। बालिका मतलब लड़की, लड़की पाठशाला जाती है, लड़की पाठशाला जाती है ना। నీ వయస్సు ఎంత, इसको अंग्रेजी में कहें तो क्या कहें? हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारा उम्र क्या है ना बेटा, तुम्हारा उम्र क्या है, ऐसा हम प्रश्न भी अनुवाद करना है हमें। और देखिए, अब की बार क्या है, फिर से मैं अंग्रेजी के और कुछ वाक्य लेके आई हूँ। ये सब प्रश्न जो हैं इससे पहले के प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्न हैं ये। तो रामू डज नॉट ड्रिंक टी, बोलिए क्या कहना है इसके लिए? रामू टी तागड़ू तेलुगु में, तो हिंदी में सेम, रामू चाय नहीं पीता, राम चाय नहीं पीता है। माई सिस्टर वर्क्स इन ए स्कूल, है ना, माई सिस्टर वर्क्स इन ए स्कूल। तो क्या कहें इसके लिए? मेरी बहन पाठशाला में काम करती है, ना సోదరి పాఠశాలలో పని చేయుచున్నది, है ना। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? मेरी बहन पाठशाला में काम कर रही है ना। नॉलेज इज पावर, है ना, नॉलेज इज पावर। तो इसके लिए तेलुगु में क्या कहें? ज्ञान में शक्ति, हिंदी में वही बात है, ज्ञान ही शक्ति है। जब ज्ञान होगा तभी शक्ति है हमारे हाथ में, ज्ञान नहीं होगा तो शक्ति कहाँ से मिल सकती है हमें, है ना। ज्ञान ही शक्ति है। और अगला प्रश्न के रूप में दिया गया है, यहाँ का अनुवाद देखिए। कैन यू स्विम, कैन यू स्विम, हाँ तेलुगु में क्या कहना है इसको बताइए आप, तेलुगु में क्या कहना है? नीवु ఈదగలవా, ఈత स्विमिंग, है ना, नीवु ఈదగలవా। तो उसके लिए हिंदी में क्या कहना चाहिए? क्या तुम तैर सकते हो, है ना, प्रश्न है ना, तो प्रश्न की तरह ही होना चाहिए, अनुवाद में भी वही होना चाहिए कि कैन यू स्विम बोलने से क्या तुम तैर सकते हो कहना होगा। और आई एम गोइंग टू हैदराबाद, आई एम गोइंग टू हैदराबाद वाक्य है। तो उसके लिए तेलुगु में क्या कहें? నేను హైదరాబాద్కు వెళ్ళుచూ ఉన్నాను, है ना, गोइंग है ना, तात्कालिक वर्तमान काल है। तो क्या कहना है हिंदी में इसके लिए? कि मैं
हैदराबाद जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। परीक्षा लिखने वाली लड़की होगी तो जा रही हूँ लिखेगी, अगर वो लड़का होगा तो जा रहा हूँ लिखेगा। हाँ, पेपर करेक्शन करने वाले को तो पता नहीं चलता, लेकिन आपको तो पता है ना कि आप लड़का हैं या लड़की। इसलिए हमें यही लिखना है कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, लड़का लिखेगा, जा रही हूँ लड़कियाँ लिखेंगे। ओके बेटा। और क्या है, शी कैन स्पीक हिंदी, शी कैन स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोल सकती है। क्यों? स्त्रीलिंग है, कौन? शी। वह के लिए तो कोई लिंग नहीं है, वह का लिंग कैसे पता चलेगा कि अंत में क्रिया में क्या दिया गया है। वह हिंदी बोल सकता है, तो ये पहला वाला जो है ही होगा, वह। लेकिन यहाँ शी दिया गया है ना, तो शी कैन स्पीक, आमे हिंदी माట్లాడగలదు, शी कैन स्पीक हिंदी। इसके लिए क्या करना चाहिए, वह हिंदी बोल सकती है, ये होगा इसका उत्तर। ओके बेटा, मैं फिर से कह रही हूँ कि वीडियो पास करके आंसर मत लिखिए, है ना, अपने आप लिखने का प्रयास कीजिए। और देखिए, నేను పాలు తాగుతాను, हाँ, मैं दूध पीता हूँ। बिल्ली के बारे में पहले दिया गया था, यहाँ पर मैं दिया गया, मैं दूध पीता हूँ या फिर पीती हूँ, लड़का लड़की। हाँ, ये सब जानने के लिए ही आपको ये दिया गया है। బాలురు మైదానములో ఆడుచున్నారు, है ना, బాలురు लड़के मैदानमुलो मैदान में ఆడుచున్నారు, खेल रहे हैं, खेलते हैं। బాలురు మైదానములో ఆడుచున్నారు है ना, ఆడుచూ ఉన్నారు नहीं है, तो బాలురు మైదానములో ఆడుచున్నారు, लड़के मैदान में खेलते हैं। और एक प्रश्न दिया गया है, देखिए, మీ ఇల్లు ఎక్కడ ఉన్నది, है ना, तुम्हारा घर कहाँ है, वेर इज यूर हाउस, है ना, तुम्हारा घर कहाँ है, ऐसा लिखना है इसके लिए। అమ్మాయిలు నవ్వుచున్నారు, गर्ल्स आर लाफिंग, है ना, तो लड़कियां हंस रही हैं, लड़कियां हंस रही हैं, हाँ के ऊपर चंद्र बिंदु होना है, सा लिखना है, हंस रही हैं, है ना। నేను తిరుపతి నుండి వచ్చుచున్నాను, నేను తిరుపతి నుండి వచ్చుచున్నాను, मैं तिरुपति से आ रहा हूँ या फिर आ रही हूँ। आप जो है वही लिंग लिख लीजिए उधर, ठीक है ना बेटा। इस क्लास में हम 2 विषयों पर चर्चा किए थे, एक था बोधगम्य गद्यांश और एक है फिर से आपको जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनमें से लिया हुआ अनुवाद, है ना। इन अनुवादों को आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए, कर लीजिए। और बोधगम्य गद्यांश जो है आप ही अपने आप में एक पैराग्राफ ले लीजिए और उसके नीचे प्रश्न तैयार कीजिए और उसके उत्तर भी अपने आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। इससे तो मुझे लगता है कि आज से हमारा पूरा जितना भी व्याकरण के अंश हैं वो सब पूर्ण हो गए हैं, कंप्लीटेड, है ना। अब हम अगले क्लासेस में कवि और उनके आधुनिक काव्य तो अब तक हम देखे नहीं, आज से फिर से हम आधुनिक काव्य देखेंगे। ओके बेटा।